उनके नेता कौन है? इरफान अंसारी। दिल्ली में पप्पू एक हैं जो कुछ राहुल भी गांधी। हाँ, राहुल गांधी। पप्पू मत बोलिए। पप्पू हैं, कुछ भी बोलो और फिर यू टर्न हो जाओ। लोकसभा में ही अभी कहा नहीं बोले और फिर उसके बाद भाग गए पीछे। उसी तरह से सेकंड पप्पू जो है झारखंड के पप्पू इरफान अंसारी। देखिए, ये बीजेपी सरकार को हराने के लिए वो नहीं जा रहे हैं। वो बिहार चुनाव में उनको कांग्रेस 2-3 सीट ही मांगे थे, नहीं मिला। उसका बदला लेने के लिए, कांग्रेस से बदला लेने के लिए हेमंत सोरेन वहां से चुनाव लड़ रहे। आप जो बात बोल रहे हैं ना, 2024 में जब झारखंड में चुनाव हुआ था और उसके बाद जो रिजल्ट आया था जेल के में, यानी कि जयराम महतो की पार्टी भले ही एक सीट जीता, लेकिन 15 से ज़्यादा सीटों पर वो रिजल्ट में असरदार किया, बीजेपी को नुकसान हुआ था। तो क्या असम चुनाव में जेएमएम जेएलकेएम की भूमिका में होगा? झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी के डीजे वाले विवादों के बीच में सरहुल और ईद का पर्व शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। अब रामनवमी का त्योहार आने वाला है, तो क्या डीजे बजेगा या नहीं बजेगा, ये सवाल अब पीछे छूट गया है। लेकिन और साथ ही साथ असम में चुनाव हो रहे हैं, और जब असम में चुनाव हो रहा है तो इसका झारखंड से गहरा कनेक्शन है। और अब जब असम में चुनाव हो रहा है तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां खूब सभा कर रहे हैं और चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिए हैं और 21 सीटों पर प्रत्याशी भी उतार रहे हैं। ऐसे में झारखंड के लोग और यहाँ की राजनीतिक पार्टियां क्या सोचती हैं, तमाम विषय पर बात करेंगे। मेरे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता प्रताप कुशवाहा जी हैं। लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यहाँ आए। आपके व्यूजरों को मेरे तरफ से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, जोहार। सवाल लेने से पहले सबसे पहला सवाल, झारखंड सरकार पर्यटन की दिशा में बहुत कुछ काम कर रही है और आपके दफ्तर में गौतम बुद्ध जी की ये प्रतिमा है, खूबसूरत है। ऐसे में आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, खासकर मारांगकेरी, वहाँ पर इस तरह की जो प्रतिमाएं हैं गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई हैं, अगर उनको ठीक किया जाए तो झारखंड के पर्यटन में किस तरह से बड़ा विस्तार हो सकता है, यहाँ वहाँ के लोगों को क्या लाभ मिल सकता है? आपने बहुत अच्छा चीज़ पूछे। और पचपरगना क्षेत्र में पर्यटन के लेकर बहुत ही कम है विकास किया जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल और झारखंड का बॉर्डर क्षेत्र पड़ता है मारांगकीर। वहाँ पर सुवर्णरेखा नदी में एक घाट है, घाघ घाट जिसको बोलते हैं। वहाँ बोला जाता है कि सम्राट अशोक जब कलिंग के युद्ध करने के लिए आए थे तो वहाँ पर उनका सेना का ये था, कैंप था। जो राजनीतिकरण और कम जानकारी के चलते बहुत लोग, वहाँ के 2 पत्थर हैं, वो अशोक स्तंभ ही हैं जिसको नाग नागिन बोला जाता है। पत्थर के अशोक स्तंभ है, लेकिन पानी के बहाव और बालू की अनगिनत ढुलाई से गौतम बुद्ध जी वहाँ निकले। सुवर्णरेखा नदी में बहुत पुरानी है और 1-2 पत्थर गौतम बुद्ध की मूर्ति नहीं, बहुत सारे मूर्ति निकले। उसी घाट पे भी बोला जाता है, मैंने सुना है कि गौतम बुद्ध के जो सेवादार थे, अनुयायी लोग थे, जिसको वो बौद्ध भिक्षु जो थे, वो उस घाट में, मारांगकीर घाट में है सो बाघ और बकरी को साथ में पानी पिलाया करता था, इसलिए घाघ घाट पड़ा है नाम। और उसको झारखंड सरकार को देखना चाहिए, वहाँ खुदाई करवाना चाहिए, पुरातत्व विभाग को भेज के और पर्यटन के रूप में विकसित करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी धरोहर है। और वैसे ही गौतम बुद्ध के लेकर गौतम धारा भी है। सरकार के संज्ञान में ये तमाम बातें आए, इसके लिए आपने कुछ प्रयास किया है क्या? अगर किया है तो वो क्या कुछ है? सरकार की बातों में निगरानी में आए, पर्यटन विभाग की निगरानी में आए, इसके लेकर मैंने बहुत प्रयास किया है। सोशल मीडिया में किया और आपसे पहले भी एक चैनल वाले इंटरव्यू किए हैं, वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग भी की है, डाले भी हैं। उस समय कुर्मी विवाद चल रहा था, तो उन्होंने रिपोर्टिंग किया तो उसके लेकर उसको भी बोला गया कि गलत बात है, नहीं है, ये वो दिस दैट।
लेकिन सत्य को कोई छुपा नहीं सकता है, खुदाई होगा तो वहाँ सब कुछ मिलेगा। और कलिंग युद्ध का सबसे बड़ा कैंप अगर बोला जाए, आपका धौलागिरी के बाद अगर सबसे बड़ा कैंप कहीं पर था तो आपका मरांगकीर में ही था, जो झारखंड और बिहार, ये झारखंड और बंगाल का बॉर्डर है, वहीं पर था। अगर ये इसको पर्यटन के तौर पर अगर सरकार ध्यान देती है और काफ़ी खूबसूरत बनाती है, तो इससे वहाँ के स्थानीय लोगों को और साथ ही साथ राज्य सरकार को और इसके झारखंड के इमेज पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगी और झारखंड सरकार को विश्व से जो इतने भी बौद्धिक देश हैं, जिस तरह से बोध गया में जिस तरह से आदमी आते हैं, उसी तरह से यहाँ भी आएंगे। विदेशी फंड आएगी, पर्यटन में रोजगार तो वहाँ के लोगों को मिलेगा ही, होटल्स वगैरह सब कुछ बनेंगे, उसमें राजस्व तो बढ़ेगी, सरकार को फायदा है ही। ये सब बड़ा चीज को देखना चाहिए। और जीता जागता दो दो अशोक स्तंभ है, उसको वहाँ का आदमी अज्ञान के भाव से उसको नाग नागिन बना के रखे हुए है। उसको देखिए भाई, डिजाइन ही बनाया हुआ है अशोक स्तंभ का, एक पत्थर द्वारा बनाया गया हुआ है। नाग नागिन ये कौन सा भाषा है कि नाग नागिन जा रहा था सुन रेखा, तो एक दूसरे को देख लिया खड़ा होके तो दोनों सहित हो गया। ये कौन लॉजिक है? ये हो ही नहीं सकता है। इतना बहुत कुछ है, लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है, बल्कि सरकार में जो शामिल मंत्री हैं, वो हमेशा विवादित बयान दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो मंत्री हैं, इरफान अंसारी का बयान आपने सुना होगा, जो ईद और सरहुल के पहले आया था, रामनवमी में डीजे बजेगा नहीं, भले ही वो यू टर्न ले लिए। लेकिन आपको क्या लगता है, इस तरह का बयान एक बार नहीं बार-बार क्यों आता है, वो भी इरफान अंसारी साहब के साथ ही? अच्छा, एक चीज आप बताइए, उनके नेता कौन है इरफान अंसारी के? दिल्ली में पप्पू एक हैं, जो कुछ भी राहुल गांधी? हाँ, राहुल गांधी। पप्पू मत बोलिए। पप्पू हैं, कुछ भी बोलो और फिर यू टर्न हो जाओ। लोकसभा में ही अभी कहा नहीं बोले और फिर उसके बाद भाग गए पीछे। उसी तरह से सेकंड पप्पू जो है, झारखंड के पप्पू इरफान अंसारी, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके लिए सब कुछ छूट है। जब उनको लगता है कि हम पिटाएंगे चाहे घेराएंगे तो यू टर्न हो जाते हैं। जनता हमको धर के नोचेगी तो बस यू टर्न हो गया। क्या हुआ कि देखा कि हिंदुओं का विरोध होने लगा, उसके बाद उनके समाज के, मुस्लिम समाज के ही लोगों ने विरोध किया कि आप डीजे का बैंड कैसे कर सकते हैं रामनवमी में। तो उन्होंने यू टर्न हो गया। देखा, उनको डर हो गया ना कि भाई अगर डीजे बंद हम करते हैं, लाउड स्पीकर हम बंद करते हैं, तो मेरा अजान का भी तो लाउड स्पीकर बंद हो जाएगा, कोई ना कोई तो बंद करेगा ही, अब बंद होता ही होता। इसलिए इरफान अंसारी जी का बातों को वैल्यू मत दीजिए और उनको इतना बड़ा नेता भी मत बनाइए। इतना बड़ा नेता नहीं है और डॉक्टर तो है ही नहीं। कहाँ से डॉक्टरी किए हैं, क्या किए हैं, कोई जानता है? नहीं जानता है। डॉक्टर साहब तो हैं वो। कहाँ से किए हैं वो बताएं, पब्लिक के सामने आए और बोले कि हम कहाँ से, मेरा डिग्री यहाँ से फलना मेडिकल कॉलेज से है मेरा। आप चुनौती दे रहे हैं। हाँ, मालना मेडिकल कॉलेज से है। हम तो जानते हैं उनके पिताजी का बहुत रसूखदार लोग हैं। उनके पिताजी का नाम अगर उनसे हट जाए तो कभी मुखिया ना बने वो, विधायक तो दूर की बात। फुरकान अंसारी का बेटा है कह के वो विधायक हैं, मंत्री हैं, अपने दम पे कभी जीत सकते हैं क्या? कभी नहीं। दूसरी बात कि वो कहाँ से डॉक्टर बने हैं? रिम्स, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज जब पढ़ रहे थे तो उस समय राजेंद्र मेडिकल कॉलेज था, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज से बने हैं क्या? टीएमएस से बने हैं क्या? पटना मेडिकल कॉलेज से बने हैं क्या? कहाँ से हैं? लेकिन फिर भी चुनाव तो जीते हैं ना, और इस तरह का चुनाव इस बार असम में भी हो रहा है। असम वही प्रदेश है जहां जब चुनाव हो रहा था झारखंड में, तो वहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ झारखंड के इंचार्ज बने थे, हर जगह जाके चुनाव प्रचार कर रहे थे। आपके सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भी वो आए थे, चुनाव प्रचार में भाग लिए थे, झारखंड के हर जगह में जाते। अब उनके स्टेट में चुनाव हो रहा है और हेमंत सोरेन वहाँ पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए, कई सभाएं कर चुके हैं और आज 21 सीट का ऐलान भी कर चुके हैं। चूँकि आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था तो नाम आ गया, लेकिन 20 स्टार प्रचारक भी हैं, यानी खूब ज़ोर-शोर से बीजेपी सरकार को हराने की उनका दबाव रहेगा और वो हराएँगे। देखिए,
ये बीजेपी सरकार को हराने के लिए वो नहीं जा रहे हैं। वो बिहार चुनाव में उनको कांग्रेस 2-3 सीट ही मांगे थे, नहीं मिला। उसका बदला लेने के लिए, कांग्रेस से बदला लेने के लिए हेमंत सोरेन वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें भाजपा का कोई नुकसान नहीं है। और रही बात, हेमंता विश्व शर्मा जी यहाँ आए थे तो पार्टी ने उनको यहाँ का सह प्रभारी बना के भेजा था, वो अपने मन से यहाँ नहीं आए थे, ठीक है ना। और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, कोई भी कैडर को कुछ भी बनाया जा सकता है। उनका काम था, उनका जिम्मेवारी था, इसलिए वो यहाँ आए थे। दूसरी बात, हेमंत सोरेन जो वहां जा रहे हैं वो हेमंता विश्व शर्मा से बदला लेने नहीं जा रहे हैं, वो कांग्रेस से बदला लेने जा रहे हैं और कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएंगे। हमारा नुकसान नहीं होगा, बीजेपी का नुकसान किसी भी तरह से नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि हेमंता विश्व शर्मा ही नहीं, वहाँ केंद्र में मोदी जी हैं, असम में हेमंता विश्व शर्मा की जो जोड़ी है ना, ये बहुत टॉप की जोड़ी है। इस जोड़ी को कांग्रेस की बात नहीं, बस बूते की बात नहीं है कि उसको हरा दे, ठीक है। आप भी चुनाव प्रचार में जाएंगे असम? नहीं नहीं, हम तो असम नहीं जाएंगे, उतना बड़ा लीडर हम नहीं हैं कि हमको वहाँ पर पार्टी भेजे। और हम अभी कोई पद में नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एक वोटर हूँ। हाँ, मेरा प्रभाव, मेरा पर्सनल प्रभाव, मेरा पर्सनल पकड़ 25-26 गांव ऐसे हैं बागमुंडी विधानसभा में, पश्चिम बंगाल वहाँ भी चुनाव हो रहे हैं। वहाँ भी चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में, जो मेरा पर्सनल पकड़ है। जहाँ पर मैं अगर उस गांव में अगर दूसरे पार्टी के भी वोटर हैं, अगर मैं वहाँ चला गया और मैं बोला कि मेरा पार्टी को वोट कीजिए, तो निश्चित है कि वोट हमको मिलेगा। उस जगह में मैं अपने मन से ही जाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वहाँ से उनको जिताने का काम करूंगा। अच्छा, आपको क्या लगता है, बगल में बंगाल है, यहाँ पर भी जेएमएम का अपना प्रभाव है, यहाँ जेएमएम चुनाव न लड़के असम जा रही है चुनाव लड़ने। हालांकि वहाँ पर टी ट्राइब आदिवासी हैं जो झारखंड के ही पहले रहने वाले हुआ करते थे। झारखंड के और उड़ीसा के, बंगाल के माइग्रेट किए हुए जो आदिवासी वहाँ हैं, वो पूर्ण रूप से बीजेपी समर्थक हैं। और भाजपा, हेमंता विश्व शर्मा की सरकार, उससे पहले की सरकार, भाजपा सरकार, उन लोगों के विषय में बहुत कुछ की है और कर रही है। और आने वाले सरकार आएगी, दूसरी जो नया सरकार बनेगी, उसके बाद उन लोगों की जो मांगे हैं उसको भी देखा जाएगा, माना जाएगा, जायज मांग जो है उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन ये बात जी कि वहाँ जाके हेमंता विश्व शर्मा को हेमंत सोरेन हरा देंगे, तो ये मतलब पत्थर को उबाल के सिझाने वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना, ये होने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है कि 21 सीटों पर जेएमएम अपना उम्मीदवार दे रही है, तो कितने सीटों पर जेएमएम जीत जाएगी और कितने पर नुकसान हो सकता है, और बीजेपी को इससे क्या फायदा होगा? बीजेपी को 2100 सीट में फायदा होने जा रही है। बीजेपी को इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। इसमें कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान होने जा रही है और जो भी वोट कटेगा कांग्रेस का ही वोट कटेगा। और हमारा जो वहाँ से उम्मीदवार हैं बहुत ज़्यादा वोटों से 2100 सीट से जीतेंगे। इसमें हेमंत सोरेन जी को मैं साधुवाद कहूँगा, धन्यवाद दूंगा कि आपने वहाँ से कैंडिडेट दिया और भाजपा के कैंडिडेटों को जीतने में आप आसान किए। आप जो बात बोल रहे हैं ना, 2024 में जब झारखंड में चुनाव हुआ था और उसके बाद जो रिजल्ट आया था, जेल के यानी कि जयराम महतो की पार्टी भले ही एक सीट जीता, लेकिन 15 से ज़्यादा सीटों पर वो रिजल्ट में असरदार किया, बीजेपी को नुकसान हुआ था। तो क्या असम चुनाव में जेएमएम जेएलकेएम की भूमिका में होगा? असम चुनाव में जेएलकेएम की भूमिका में जेएमएम तो होगी, लेकिन नुकसान कांग्रेस को होगी, भाजपा को नहीं होगी। और झारखंड में जेएलकेएम भाजपा को नुकसान पहुंचाई है, नहीं पहुंचाई सो बात नहीं है। और ये हमारे गठबंधन के जो नेता थे, सुदेश महतो जी, आसू पार्टी भाजपा के साथ मिलकर लड़ रही थी, वो उनकी गलती से जेएलकेएम को इतना वोट मिला। इसमें भाजपा की कहीं कोई दोष नहीं है, न भाजपा का वोट उसने काटा, आसू का वोट काटा और आसू का वोट काटने के कारण ही आसू का ये दुर्गति हुआ और उसके चलते भाजपा की हार हुई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लोकल खबर से बात करने के लिए। धन्यवाद आपको बहुत बहुत, और आपके व्यूजरों को भी बहुत बहुत बधाई पुनः रामनवमी की।
चलिए, रामनवमी की बधाइयों के साथ ही प्रताप कुशवाहा जो कि बीजेपी के नेता हैं, इनसे बात पूरी करते हैं। इनके विचारों से आप कितने सहमत हैं? क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जोहार।